हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी ऑथर वर वॉलेट। अगर आप लोगों को मेरी नॉवेल्स पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को मेरी नॉवेल्स कैसी लगती हैं। आप लोग अपने थॉट्स मुझसे शेयर करेंगे तो मुझे खुशी होगी, क्योंकि आपके कमेंट्स पढ़ना बहुत पसंद है। तो चलिए अपने इस ब्यूटीफुल नॉवेल को शुरू करते हैं जिसका नाम है द डिस्ट्रॉयर, लाइफ ऑफ डार्कनेस, चैप्टर 36, पार्ट 6, स्पाई। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि मिस चारोजीला विंग को गार्डेनिया लेके जाना चाहती थी, जिसे सुनकर डिस्ट्रॉयर बहुत गुस्सा हो गए थे और मिस चारोजीला ने लाइफ को एक गवर्नमेंट प्रॉपर्टी कहा था, जिसे सुनकर डिस्ट्रॉयर और भी ज़्यादा भड़क चुके थे मिस चारोजीला के ऊपर। और विंग ने डिस्ट्रॉयर लान वांग जी को उनके रियल फेस में देख लिया था, जिसे देखकर विंग बेहोश हो गया था। मैम, मैम, आप ठीक तो हैं? मैम, हाँ हाँ। ये कहकर मिस चारोजीला ने अपने बगल वाले शख्स को देखा तो उन्होंने देखा वहाँ एक नर्स थी। उस नर्स ने कहा, मैम आप ठीक तो हैं? अब आपको कैसा लग रहा है? मिस चारोजीला ने कहा, मैं यहाँ क्या कर रही हूँ और मेरा सर। उस नर्स ने कहा, मैम आपके साथ जो आए थे उन्होंने आपको एडमिट किया था और आप लेट जाइए, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप सही नहीं है। मिस चारोजीला ने कहा, व्हाट? मेरे पास टाइम नहीं है। मेरा सर। ये कहकर मिस चारोजीला ने अपने सर को पकड़ लिया था। उस नर्स ने कहा, प्लीज़ मैम आप आराम कीजिए और मैं अभी डॉक्टर को लेकर आती हूँ। ये कहकर वो नर्स उस हॉस्पिटल वार्ड से चली गई थी। मिस चारोजीला को समझ में नहीं आ रहा था वो यहाँ कर क्या रही है हॉस्पिटल में, और उनके सिर में ये दर्द क्यों हो रहा है, जिसे पकड़कर मिस चारोजीला बैठी हैं। दूसरी तरफ जियांग एक हॉस्पिटल बेंच पर बैठा हुआ था। वो पूरी ही गैलरी खाली थी। वहाँ बस जियांग को अकेला देखा जा सकता था, जो अपने सिर को पकड़कर बैठा था। वो बहुत ज़्यादा टेंशन में लग रहा था। शुयांग ने उसके बगल में बैठते हुए और उसे एक कॉफ़ी का मग देते हुए कहा, कॉफ़ी? यह आवाज़ सुनकर जियांग ने अपने सामने देखा तो उसके सामने कॉफ़ी का एक मग था, जिसे शुयांग ने उसके आगे किया था। शुयांग ने कहा, अब पी भी लो, देखते ही रहोगी कि। जियांग ने कहा, मेरा मन नहीं है। शुयांग ने कहा, इतनी बुरी भी मैं कॉफ़ी नहीं बनाता, कॉफ़ी बनाना मुझे आता है। ये सुनकर जियांग ने एक छोटी सी स्माइल की और उसने उस कॉफ़ी के मग को ले लिया था। जियांग ने कहा, थैंक्स। लूना के बारे में सोच रहे हो? ये कहकर शुयांग ने जियांग के हाथ पर अपना हाथ रखा। जियांग ने कुछ नहीं कहा। जियांग बस अपनी कॉफ़ी पी रहा था और वो सामने देख रहा था। शुयांग ने कहा, मैं जानता हूँ तुम लूना को अपनी सिस्टर मानने लगे थे। हाँ, मानने लगा था, पर उसका फ़ायदा क्या होगा? वो तो कोई और ही निकली। अब सोचता हूँ इस दुनिया में हर किसी पर विश्वास नहीं किया जा सकता। शुयांग ने कहा, हाँ सही कहा तुमने, पर हर कोई एक तरह नहीं होता मिस्टर जियांग। आप हर किसी को एक ही तराजू में नहीं तोल सकते। हो सकता है किसी को आपकी मदद की ज़रूरत हो। आप कहना क्या चाहते हैं मिस्टर शू? कुछ नहीं, मैं बस यूं ही कह रहा था। आप हर किसी को एक ही तराजू में नहीं तोल सकते। आप इस पोजीशन पे हैं जिसमें आपको लोगों पर ट्रस्ट और हेल्प दोनों करना होगा। पर मिस्टर मिन का क्या मिस्टर शू? आप उनकी हालत देख रहे हैं, वो मरते मरते बचे हैं। शुयांग ने कहा, मिस्टर मिन के लिए मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है। मैं उन्हें ज़्यादा जानता नहीं, पर मैंने सुना वो बहुत अच्छे ऑफिसर हैं। जियांग ने एक ब्रोकन स्माइल करते हुए कहा, हाँ उनके बारे में ज़्यादा कोई नहीं जानते, जैसे मिस चारोजीला के बारे में ज़्यादा कोई नहीं जानता। आई नो वो आपको बिल्कुल पसंद नहीं, बट मिस्टर मिन मिस चारोजीला के बेस्ट फ्रेंड्स में से आते हैं। शुयांग ने कहा, उनका भी कोई बेस्ट फ्रेंड है? जियांग ने कहा, हाँ है। आई डोंट नो, 2 पर्सन ही है शायद कि मिस चारोजीला के बेस्ट फ्रेंड्स में आते हैं। एक कोई यांग है जो प्रेसिडेंट के सेक्रेटरी हैं। आई थिंक उन्हें आप अक्सर ही दिख जाएंगे। वो आपको प्रेसिडेंट के साथ टेलीविजन्स में एंड न्यूज़ की हेडलाइंस में वो अक्सर ही याद रहते हैं।
क्योंकि प्रेसिडेंट की जगह वो अक्सर स्टेटमेंट्स दिया करते हैं। और शुयांग ने कहा, और दूसरे मिस्टर मिन, जैसा कि आपने कहा। जियांग ने कहा, हाँ मिस्टर मिन। शुयांग ने कहा, पर आपको नहीं लगता इन तीनों है फ्रेंड्स की पोजीशंस में? आई नो मिस्टर शू आप कहना क्या चाहते हैं, इन तीनों की पोजीशन बहुत अलग है। हाँ ये सही है, एक प्रेसिडेंट के सेक्रेटरी तो दूसरी कमिश्नर ऑफ पुलिस एंड तीसरा कमिश्नर ऑफ पुलिस का राइट हैंड कम फ्रेंड कम पुलिस ऑफिसर। पर बिलीव मी मिस्टर शुयांग, मिस चारोजिला बहुत ही प्रोफेशनल काम करती है, इसलिए किसी को पता ही नहीं चला आज तक कि मिस्टर मिन उनके बेस्ट फ्रेंड है और मिस्टर यांग। हाँ आई नो ये थोड़ा वियर्ड है। शुयांग ने कहा, ये वियर्ड नहीं है, बस पोजीशन अलग है, क्योंकि सबकी पोजीशन एक जैसी थोड़ी ना हो सकती है। पर मिस्टर जियांग, उन्हें रोकना होगा। आप जानते हैं वो बहुत ढीठ किस्म की ऑफिसर है, वो जल्दी हार नहीं मानेंगी। और कल मैंने जैसे डिस्ट्रॉयर को लाइफ के लिए इतना पॉजिटिव देखा है ना, मुझे डर लग रहा है मिस चारोजिला की जिद की वजह से उनकी जान ना चल जाए डिस्ट्रॉयर के हाथों। जियांग ने कहा, यही तो डर तो मुझे भी लग रहा है। पर शुयांग ने कहा, क्या पर? जियांग ने कहा, उन्होंने स्टेटमेंट दे दी है। व्हाट? किसे? जियांग ने कहा, प्रेसिडेंट को। अब वो पीछे नहीं हट सकती, उन्हें लाइफ को प्रेसिडेंट के पास लाना ही होगा, चाहे जैसे। नो मैटर कि इसमें चारोजिला का जान जाएगी या नहीं, वो मर जाएंगी लेकिन वो लाइफ को प्रेसिडेंट तक ज़रूर पहुंचाएंगी, इतना तो मैं उन्हें जानता हूँ। शुयांग ने कहा, तो क्या उन्हें कोई समझा नहीं सकता? उन्हें समझाना होगा, ये गलत है। एक कैल्फा से उसके ओमेगा को छीनना मतलब अपनी जान खतरे में डालना, और वैसे भी वो डिस्ट्रॉयर है। कल वो मरते मरते बची हैं, अगर लाइफ वहाँ नहीं आती तो डिस्ट्रॉयर कल मार देती मिस चारोजिला को। आपने देखा था ना अपने आंखों से। जियांग ने कहा, हाँ मैं जानता हूँ, पर मिस चारोजिला को समझाना बहुत मुश्किल है, वो किसी से भी नहीं समझेंगी। मिस्टर शुयांग ने कहा, पर कोई तो होगा। एक्सक्यूज मी। ये आवाज़ सुनकर शुयांग और जियांग ने उस तरफ देखा। ये वही नर्स थी जो मिस चारोजिला के वार्ड में थी। उस नर्स ने कहा, पेशेंट जाग गया है, आप मिलना चाहते हैं तो उससे मिल सकते हैं। ये सुनकर जियांग ने नोट किया और वहाँ से वो नर्स चली गई। और फिर जियांग और शुयांग मिस चारोजिला के वार्ड में आए, और जब उन्होंने मिस चारोजिला के वार्ड का दरवाजा खोला तो वो सब शॉक। शुयांग ने कहा, मिस चा ये आप क्या कर रही हैं, पागल तो नहीं हो गई हैं? पर मिस चारोजिला ने कुछ नहीं सुना। उन्होंने गुस्से में अपने आईवी ड्रिप को अपने हाथ से बाहर निकाला और उसे फेंक दिया और कहा, मेरे पास वक्त नहीं है इन सब चीज़ों के लिए। जियांग ने कहा, मिस चा आपकी हालत सही नहीं है। तभी वहाँ डॉक्टर आए। उन्होंने कहा, ये आपने क्या किया? इनके आईवी ड्रिप को क्यों निकाला आप लोगों ने? आप पागल हो गए हैं, इनकी हालत अभी ठीक नहीं है। ये सुनकर मिस चारोजिला ने डॉक्टर को घूर कर देखते हुए कहा, मेरे ऑफिसर पर चिल्लाओगे? ये आईवी ड्रिप मैंने निकाला है। उस डॉक्टर ने कहा, ओ आई एम सॉरी मिस्टर। जियांग ने नोट किया। उस डॉक्टर ने कहा, मिस आप इस तरह आईवी ड्रिप निकाल नहीं सकते। ये क्या कर? वो डॉक्टर दोबारा आईवी ड्रिप लगाने ही वाला था कि मिस चारोजिला ने कहा, मुझे इस सब की ज़रूरत नहीं है, मुझे यहाँ तक जाना है। ये क्या कहा? मिस चारोजिला उठने ही वाली थी कि उस डॉक्टर ने मिस चारोजिला को रोकते हुए कहा, मैम आप अभी नहीं जा सकती, मैं आपको अलाउड नहीं करूँगा, मैं आपका डॉक्टर हूँ। ये सुनकर मिस चारोजिला का माथा ठनक गया था। वो छोटी छोटी बात में गुस्सा हो जाती हैं, उनका टेम्पर बहुत हाई है। मिस चारोजिला ने उस डॉक्टर से कहा, हाथ हटाओ अपने। ये सुनकर उस डॉक्टर ने घबराते हुए अपने हाथ को पीछे ले लिया। आखिर वो कमिश्नर और पुलिस के सामने खड़ा है तो थोड़ा तो डरना तो लाजमी है ही, जो जियांग समझ गया था। और मिस्टर शुयांग ने अपने आईज को रोल किया। उस डॉक्टर ने कहा, पर मिस आप अभी नहीं जा सकती, मैं आपको अलाउड नहीं कर सकता। मिस चारोजिला ने कहा, मैंने तुमसे परमिशन नहीं मांगी है। ये कहकर मिस चारोजिला ने एक और अपने आईवी ड्रिप को बाहर निकाला। जिस आईवी ड्रिप के बाहर निकालते से ही मिस चारोजिला के हाथों में ब्लड देखा जा सकता था, पर मिस चारोजिला को कोई भी उससे फर्क नहीं पड़ता था। ये सब छोटी मोटी चोटें हैं। उस डॉक्टर ने ये कहा, है ये आप ये नहीं कर सकते, आप बिल्कुल आपकी कंडीशन बिल्कुल भी सही नहीं है, और आप क्या कर रही हैं, आप बाहर नहीं जा सकती। पर मिस चारोजिला है कि अपनी आगे किसी को सुनी तब ना। मिस चारोजिला ने कहा, मेरे कपड़े। मिस्टर जियांग ने कहा, मिस चा प्लीज़ अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। मिस चारोजिला ने कहा, मिस्टर जियांग प्लीज़ अपने लेक्चर में शुरू कर दीजिएगा, और मुझे इस हॉस्पिटल गाउन से बदबू आ रही है। ये कहकर मिस चारोजिला ने अपनी नज़रों को उस वार्ड में दौड़ाया तो उन्होंने देखा उनका शूट
टेबल पर पड़ा हुआ है। मिस शारोजिला ने अपने शूट को लिया और वॉशरूम में डायरेक्ट चली गई। उस डॉक्टर ने कहा, ऑफिसर उन्हें समझाइए, उनकी हेल्थ बिल्कुल भी ठीक नहीं है, उनकी हड्डी टूटते टूटते बची है, इसका मतलब जानते हैं आप? एक बार और उनकी हड्डी को झटका लगा ना, उनकी हड्डी टूट जाएगी और फिर वो अपने हाथ का दोबारा कभी यूज़ नहीं कर पाएंगी। आप समझ रहे हैं ना मेरी बातों को? जियांग ने कहा, हाँ मैं समझ रहा हूँ, पर मिस चा को समझाना बहुत मुश्किल है। उस डॉक्टर ने कहा, मुश्किल है तो पर उन्हें समझाना तो पड़ेगा ना, और वैसे भी उनकी रीढ़ की हड्डी में काफ़ी झटके लगे हैं, ऐसा लगता है जैसे उन्हें कई बार उठा के पटका गया है। ये सुनते ही शुयांग के दिमाग में वो पूरा सिनेरियो घूम गया था जो कल हुआ था। कितने बार डिस्ट्रॉयर ने मिस शारोजिला को उठा के पटका था। वैसे उसे पटकना भी नहीं कह सकते, उसे उठा के फेंक देना कहते हैं। जिस तरह मिस शारोजिला की उस वक्त हालत थी, मिस शारोजिला तो बेहोश हो गई थी, इसलिए तो उनकी आंखें आज सुबह हॉस्पिटल में खुली थी। तभी मिस शारोजिला उस वॉशरूम से बाहर निकली और वो अपने शर्ट के कॉलर के बटन्स को लगाने लगी। जियांग ने कहा, मिस शा आप कहाँ जा रही हैं? मिस शारोजिला ने कहा, हेड ऑफिस। जियांग ने कहा, पर क्यों? मिस्टर जियांग, आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं मिस चा, पर आप इस तरह नहीं जा सकती, आपकी हालत सही नहीं है, आपकी हड्डी टूटते टूटते बची है, आपकी रीढ़ की हड्डी में झटके लगे हैं, आपको कुछ भी हो सकता था और आप इस तरह बाहर नहीं जा सकती हैं। आप देखिए जरा खुद को, आपके सिर पे चोट भी लगी है, इसलिए तो आपको बैंडेज लगाया गया है। मिस शारोजिला ने कहा, पर मुझे दर्द नहीं हो रहा है, तो मैं ठीक हूँ। उस डॉक्टर ने कहा, आपको इसलिए दर्द नहीं हो रहा है क्योंकि आपको हाई डोज दिए गए हैं पेन किलर्स के, इसलिए दर्द नहीं हो रहा है। दवा का असर उतरने दीजिए, तब दर्द समझ में आएगा आपको। ये सुनकर उस डॉक्टर को मिस शारोजिला ने देखा घूर के। उन्होंने कहा, फिर से टेबल पर देखते हुए, क्या वो पेन किलर्स है? उस डॉक्टर ने कहा, हाँ। मिस शारोजिला ने कहा, परफेक्ट। ये कहते हुए मिस शारोजिला आई और उन्होंने अपने कोट को पहनते हुए उन मेडिसिन को लिया और उन्हें अपने पॉकेट में डाल लिया और कहा, अब मुझे निकलना होगा। और हाँ डॉक्टर, मिस शर्मिन का ख्याल रखना, वरना तुम जानते हो मैं कौन हूँ, नाम बताने की जरूरत नहीं है। उस डॉक्टर ने गल्प करते हुए कहा। मिस शारोजिला की डार्क आइज को देखकर, हाँ मैं जानता हूँ आप कौन है, कमिश्नर ऑफ पुलिस। मिस शारोजिला ने कहा, गुड। ये कहकर मिस शारोजिला वहाँ से उस वार्ड का दरवाजा खोलकर चली गई। ये देखकर जियांग ने कहा, मिस चा आप कहाँ जा रही हैं? शुयांग ने कहा, ये औरत कभी नहीं सुधरेगी, इसे मरना है क्या? लाइफ को बिना काटे या लाए भी काम किया जा सकता है, पर ये इतनी जिद्दी क्यों है? I can't handle it। ये अपने चक्कर में सबको मरवाएंगी। नहीं, मैक्स पागल हो गई हो क्या? तुम किससे पूछकर जियांग फैमिंग के मिशन में गई थी? वो पागल आदमी कुछ भी कर सकता है। सर आई एम सो सॉरी सर, पर बहुत थासू न्यूज़ मिली थी सर, मैं कैसे नहीं जाती? कहाँ से न्यूज़ मिली? सर टिप पे मिली थी, टिप मिली थी। मैक्स तुम्हें ये टिप मिलते कहाँ से हैं? वो भी इतने खतरनाक। पिछली बार भी तुम प्राइम मिनिस्टर के मेंशन में घुस गई थी, वो भी प्राइवेट पार्टी चल रही थी वहाँ। तुम्हारे इस न्यूज़ के फैलने से बेचारे को अपनी कुर्सी तक छोड़नी पड़ी थी। सर वो घूसखोर पीएम था, वैसे भी सर उसी न्यूज़ की वजह से तो हमारा चैनल इतना बड़ा सा हो गया है। हाँ उसी वजह से, और मुझे तुम्हें प्रमोशन देना पड़ा। सर आपने कुछ कहा? नहीं मैंने कुछ नहीं कहा, मैक्स ने कहा। तो प्लीज़ सर इस न्यूज़ को पब्लिक कीजिए ना, एक बार देखिए तो। नहीं मैं नहीं देखूंगा सर, पर पिछली बार ऐसे कुछ ज़्यादा नहीं हुआ था, भले उसने अपनी कुर्सी छोड़ दी थी, लेकिन हमें तो कुछ नहीं हुआ था, हमें तो प्रॉफिट ही हुआ था। वो इस वजह से हुआ था क्योंकि वो सीधा जेल गया था और तख्ता पलट हो गया था। इस बार कुछ हुआ ना, जिस तरह हमारे ये न्यूज़ चैनल ऊपर गया है ना, उसी तरह नीचे भी आ जाएगा। जियांग फैमिंग है वो, चाइना के टॉप 10 बिजनेसमैन में दूसरे नंबर पर आता है वो। उसे पता चला ना कुछ, मेरे छाती में गोली मारेगा वो। हाँ आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे पहले नंबर पर आता है। ये सुनकर मैक्स के बॉस ने गुस्से में अपने पानी के ग्लास को मैक्स की तरफ फेंका और कहा, शट अप। जैसे ही वो पानी का ग्लास जमीन पे गिरा था, वो तुरंत टूट गया था। मैक्स ने उसे देखते हुए कहा, सर झूठी आप इतना खर्चा अपना कर रहे हो, मुझे ये न्यूज़ क्यों नहीं लीक करने दे रहे हो, पब्लिक करने दे रहे हो? मैक्स माना कि वो नंबर 2 पे आता है, लेकिन वो बहुत पावरफुल है। मैक्स ने कहा, तो नंबर 1 पे कौन आता है? लान आते हैं, तुम्हें पता नहीं? सैम जो एक चेयर पर कोने में बैठा था, उसने कहा, पता होता कुछ है नहीं और चाइना का टॉप रिपोर्टर बनना है। मैक्स ने कहा, शट अप सैम, मुझे टॉन्ट क्यों किए जा रहे हो? ये नहीं कि मेरी मदद करें सर को मनाने में। सैम ने कहा, मुझे तुम्हारी कोई मदद नहीं करनी, क्योंकि मुझे अपनी जान बहुत प्यारी है। और सर प्लीज़ 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 इसे मेरे गले मत बांधिएगा, मैं नहीं जाऊँगा इसके साथ सर।
आपने क्यों मुझे इसका जूनियर बनाया? अब ये मुझ पर ऑर्डर चलाने लगी है। सर प्लीज मुझे किसी और के साथ भेज दो, इसके साथ नहीं। मैक्स ने कहा, सैम तुम ऐसे कैसे कह सकते हो? तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो। बेस्ट फ्रेंड हो तो क्या, इसका क्या मतलब कि तुम मेरी जान ले लोगी? मैक्स मुझे तुम्हारे साथ काम नहीं करना। सर प्लीज। मैक्स के बॉस ने कहा, तुम्हें प्लीज कहने की कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी ये न्यूज़ पब्लिक नहीं होने वाली। सर प्लीज सर। क्यों? मैक्स ये खतरनाक है, तुम जानती भी हो। वैसे भी तुम एक ओमेगा हो, तुम्हें इन सब में नहीं पढ़ना चाहिए। वैसे भी मुझे पहले से पता था कि उस जियांग फेमियांग ने मिस्टर जियांग और उनकी बाकी की टीम को सस्पेंड करवा दिया है, बस उस शारोजिला को नहीं करवा पाया है। और इन सब मौतों में शायद उस जियांग फेमियांग का हाथ है। मैक्स ने कहा, सर आपको पहले से पता था? तुमने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं? मुझे झूठी इतनी मेहनत करनी पड़ी। तुमने मुझसे पूछा था? तुम तो सीधी जियांग फेमियांग के पीछे पड़ गई थी और आज मेरे सामने खड़ी हो। मैक्स देखो, मैं साफ कहता हूँ, तुम जियांग फेमियांग के पीछे नहीं जाओगी। मैं पहले ही साफ साफ तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ, क्योंकि वो जियांग फेमियांग बहुत खतरनाक है और उसके पास बहुत पावर है। वो चाइना के इतने बड़े बड़े ऑफिसर्स को सस्पेंड करवा सकता है, तो हम कौन सी चीज है? हमारा तो बस एक न्यूज़ ही चैनल है। मैक्स ने कहा, सर पर मैंने उस शारोजिला के पीछे कब से नजर रखी है, कब से, आप जानते भी हो। ये सुनते ही सैम ने कहा, क्या तुमने जियांग फेमियांग के ऊपर नजर रखी थी ना? तुम शारोजिला के ऊपर क्यों कह रही हो? तुमने क्या मिस्टर मैक्स, क्या तुमने मुझसे कुछ छुपाया है? मैक्स ने कहा, आई एम सॉरी सैम। विंग विंग तुम ठीक तो हो? ये आवाज़ सुनते ही जो विंग डर कर उठ गया था, उसने सामने देखा तो वहाँ वांगजी था और वो वरिड था विंग को लेकर, और वो विंग से सवाल कर रहा था। विंग ने जब वांगजी को देखा, उसके आंखों में ढेर सारे आंसू आ गए और उसने वांगजी को हक कर लिया और उसने कहा, लंजा 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 लंजा। वांगजी ने कहा, विंग विंग क्या हुआ तुम्हें? विंग ने रोते हुए कहा, लंजा मैंने उसे देखा, मैंने उसे देखा, मैंने उसे देखा। वांगजी ने कहा, किसे किसे विंग? विंग ने कहा, उसे आदमी को। लंजा मैंने तुमसे कहा था ना, तुमसे मिलने से पहले कोई मुझे ऐसा लगता था पीछे करता था, वो वही आदमी था जिसे मैंने देखा, और वो मुझे देख रहा था। लंजा वो मुझे देख रहा था लंजा, वो मुझे देख रहा था। विंग की हालत देखकर वांगजी बहुत घबरा सा गया था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या वो विंग को बता दे वो शख्स कौन था। नहीं मैं नहीं बता सकता, मैंने बता दिया था। विंग और डर जाएगा, और वो मुझसे दूर चल जाएगा। वो खुद इतना भी डरा हुआ है, मैं कैसे बता दूं उसे? ये सोचते ही वांगजी ने विंग को खुद से दूर किया और उसके चेहरे पर हाथ रखकर कहा, विंग कोई नहीं था, किसी को तुमने नहीं देखा? विंग नहीं मैंने उसे देखा, वो घर के दरवाजे पर था। मैंने उसे देखा, उसकी वो गोल्डन आइज। लज्जा वो मुझे देख रहा था। विंग कोई नहीं देख रहा था तुम्हें बेबी, वो तुम्हारा पास एक ड्रीम था। ड्रीम। शांत हो जाओ विंग, शांत हो जाओ बेबी, मैं हूं ना, शांत हो जाओ। विंग ने कहा, क्या ड्रीम? हाँ बेबी, वो बस तुम्हारा एक ड्रीम था। देखो तुम अभी भी सो के उठे हो, वो तुम्हारा बस एक पूरा सपना था और कुछ भी नहीं। विंग प्लीज सब कुछ भूल जाओ, कुछ नहीं हुआ है। ये कहकर वांगजी ने विंग को हक कर लिया था बहुत टाइटली। विंग ने भी वांगजी को हक कर लिया और कहा, ड्रीम? क्या सच में एक ड्रीम था? पर वो मुझे इतना रियल क्यों लग रहा था? उसकी वो आंखें। ये कहते ही विंग ने अपनी आंखें बंद कर ली और वो वांगजी के बाहों में दोबारा सो गया था, उसके फेरोमोन्स को इनहेल करते करते। और वांगजी भी अपने बहुत स्वीट फेरोमोन्स रिलीज कर रहा था ताकि विंग काम हो जाए। वांगजी फेरोमोन से हमेशा ही विंग बहुत जल्दी शांत हो जाता है और उसके बाहों में उसे ऐसा लगता है जैसे उसे किसी चीज़ की फिक्र करने की ज़रूरत ही नहीं है और ना ही किसी चीज़ से डरने की। इसीलिए तो विंग इतनी जल्दी
वांग जी के बाहों में उसके फरमाउंस को इनेल करते करते सो गया। विंग तो सो गया था शायद, पर डिस्ट्रॉयर लान वांग जी नहीं सोए थे। डिस्ट्रॉयर ने विंग को देखते हुए कहा, कैसे बता दूं तुम्हें वो शख्स कौन था? कैसे बता दूं कि वो शख्स मैं ही था? डर लगने लगा है विंग, कहीं अगर मैंने तुम्हें बता दिया तो तुम मुझे छोड़ के ना चले जाओ, और ये मैं नहीं चाहता। विंग विंग हाँ यस मॉम। ब्रेकफास्ट खाओ बेबी। क्या हुआ, तुम ठीक नहीं लग रहे हैं? कुछ नहीं मॉम, कुछ भी नहीं। तभी विंग को अपने हाथों पर एक ग्रिप फील हुई। विंग ने उस तरफ देखा तो वांग जी उसे देख रहा था। वांग जी ने कहा, क्या तुम ठीक हो बेबी? हाँ लंजा मैं ठीक हूँ, बस कुछ नहीं। वांग जी ने कहा, तुम डिस्टर्ब लग रहे हो। मैडम यू वांग जी और विंग को एक साथ देख रही थी। उनके हाथ अपने स्पून पर टाइट होते जा रहे थे और साथ ही वो स्पून शेक करने लगा था, क्योंकि मैडम यू खुद को संभाल नहीं पा रही थी। उन्हें डर लग रहा है क्योंकि कहीं विंग उन्हें छोड़ के ना चल जाए। माना कि विंग एक गॉड है, वो इसे झुठला नहीं सकती, क्योंकि उन्होंने अपने आंखों के सामने देखा, पर वो अपने बच्चे को खुद से दूर जाने देख कैसे सकती हैं? मैडम यू ने जंग फैमियांग की तरफ देखा। जंग फैमियांग विंग और वांग जी को बस देख रहे थे, वो कुछ कह नहीं रहे थे। पर मैडम यू जंग फैमियांग को देखकर ही समझ सकते हैं कि जंग फैमियांग इस वक्त घबराए हुए हैं कि कहीं डिस्ट्रॉयर उनके बेटे को उनसे छीन कर न लेके चल जाए। मैडम यू ने जंग फैमियांग के हाथ पर हाथ रखा। जंग फैमियांग को ये जब फील हुआ तो उन्होंने मैडम यू की तरफ देखा। मैडम यू ने नोट किया। जंग फैमियांग ने कहा जंगशा ने कहा, हेलो, क्या हो गया है आप सभी को? आज कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? आज ये डाइनिंग टेबल इतना शांत क्यों है? विंग क्या हो बेबी, तुम ठीक नहीं लग रहे हो? और मॉम डैड आप भी? जंग फैमियांग ने कहा, मुझे क्या होगा? जंग फैमियांग की इतनी रूड वॉइस सुनकर जंगशा ने कहा, वो तो मैं बस विंग से पूछ रहा था। विंग कुछ हुआ है क्या? विंग ने कहा, नहीं कहा कुछ नहीं हुआ, बस वो मैंने एक बहुत ही बुरा सपना देखा था, तो उसी के वजह से थोड़ा मैं अपसेंट माइंडेड हूँ, वरना कुछ नहीं। वैसे आज आप कॉलेज नहीं गए? जंगशा ने कहा, नहीं, हमारे क्लासेस लेट से चलने वाली हैं, तो इस वजह से। विंग ने कहा, ओके, तो बाय लंजा, चलते हैं कॉलेज, वरना मार्शल लायन गुस्सा हो जाएंगे। ये कहकर विंग ने अपने बैग को उठाया और वो जाने लगा। वांग जी ने विंग के हाथ को पकड़कर कहा, विंग रुको, आज हम कॉलेज नहीं जाते हैं। विंग ने वांग जी को देखते हुए कहा, पर क्यों? वांग जी ने कहा, क्योंकि तुम्हारा मूड सही नहीं है, तो चलो तुम्हारा मूड सही करते हैं। विंग ने कहा, पर लंजा मॉम परमिशन नहीं देंगे। वांग जी ने कहा, कोई बात नहीं, तो मैं मॉम से परमिशन ले लेता हूँ। ये कहकर वांग जी पीछे मुड़ा और उसने कहा, अंकल आंट, क्या मैं विंग को थोड़ा बाहर घुमाने ले जा सकता हूँ? मैडम यू और जंग फैमियांग ने नोट किया, वो क्या कह सकते थे? डिस्ट्रॉयर ने पूछा है उनसे, और वैसे भी ये डिस्ट्रॉयर ने पूछा नहीं था, उन्होंने बताया था कि मैं विंग को यहाँ से ले जा रहा हूँ। अब जंग फैमियांग विंग और वांग जी को रोक थोड़ी ना सकते थे, इसलिए उन्होंने परमिशन दे दी थी और विंग और वांग जी वहाँ से चले गए थे। विंग और वांग जी के जंग मंशन से जाने के बाद जंग फैमियांग ने किसी को कॉल किया और कहा विंग और वांग जी के ऊपर नजर रखने के लिए। यली ने ये सुना, उसने कहा, डैड ये सब क्या हो रहा है? मुझे समझ में नहीं आ रहा है, इतने सारे पुलिस ऑफिसर कल क्यों आए थे और विंग अचानक से क्यों बेहोश हो गया था? आप लोग हमें कुछ बता नहीं रहे हैं, क्या कुछ हुआ है डैड? और आप लोगों ने क्यों मुझसे कहा कि हम विंग से कुछ ना कहें? चल क्या रहा है? मैडम यू ने कहा, याली जैसे कहा है वैसे करो, और हाँ, विंग से कोई भी बात करने की ज़रूरत नहीं है। गॉट इट? यस मॉम। पर याली, ये सुनकर याली ने जंग फैमियांग को देखा और कहा, यस डैड। जंग फैमियांग ने कहा, तुम इस घर की बड़ी अल्फा हो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना सीखो और दूसरों की बात मानना सीखो। ये सुनकर याली ने जंग फैमियांग को देखा। जंग फैमियांग की आंखों में याली को कुछ अलग दिखा, जैसे कुछ बहुत बड़ा है जो उसके डैड उससे छुपा रहे हैं। दूसरी तरफ जंग फैमियांग अपने ऑफिस में थे, उन्हें एक गार्ड का कॉल आया। उन्होंने कहा, हेलो। दूसरी तरफ से आवाज आई, हेलो सर, लिटिल मास्टर और, हाँ मैं समझ गया, लान वांग जी को कह रहे हो। हाँ, लिटिल मास्टर और उनके बॉयफ्रेंड, वो दोनों अभी बीच पर हैं और सनसेट देख रहे हैं।
जैंग फैमिंग ने कहा, नजर रखो। ये कहकर जैंग फैमिंग ने फोन काट दिया था और वो अपने चेयर पर लीन होकर बैठ गए थे और फिर उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। यू से देख सकता था जैंग फैमिंग को इतना परेशान होते हुए और वो ये भी जानता है कि जैंग फैमिंग इतने परेशान क्यों है। यूसे ने कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि लिटिल मास्टर का पास इस तरह दहलीज पर खड़े होकर दरवाज़ा खटखटाएगा। दूसरी तरफ विंग और वांगजी बीच पे थे और विंग ने वांगजी के शोल्डर पर अपने सिर को रखा हुआ था और वो सनसेट देख रहा था। विंग ने कुछ नहीं कहा था। वांगजी विंग के साथ सुबह से है, फिर भी विंग ने अपने मुंह से एक शब्द भी नहीं निकाला। वो बस शांत था, बिल्कुल शांत। वो कुछ कह नहीं रहा था और ना ही वांगजी ने विंग को फोर्स किया था। वो विंग को अपना टाइम देना चाहता है क्योंकि वांगजी के मन में बहुत सारे सवाल हैं जो वो विंग से पूछना चाहता है, पर वो विंग को इस वक्त टाइम दे रहा है। कुछ देर के बाद विंग और वांगजी सड़क पर यूं ही चल रहे थे। रात हो चुकी थी। वांगजी ने कहा, विंग आइसक्रीम खाना चाहोगे? ये कहकर वांगजी ने 2 आइसक्रीम्स बाय किए। उसने एक आइसक्रीम विंग को दिया और दूसरा खुद लिया। विंग ने उस आइसक्रीम को टेस्ट किया और उसकी फेस पर एक छोटी सी स्माइल आ गई। वांगजी ने कहा, क्या तुम्हें पसंद आया? तुम्हारा फेवरेट फ्लेवर है कॉफ़ी एंड चॉकलेट? विंग ने कहा, टेस्टी है। वांगजी ने कहा, मैं जानता था आइसक्रीम खाने के बाद तुम्हारा मूड अच्छा हो जाएगा। विंग ने कहा, ऐसा कुछ नहीं है लानजान, तुम जो सोच रहे हो। वांगजी ने कहा, ठीक है। ये कहकर वांगजी ने विंग के हाथ को पकड़ लिया और वो दोनों यूं ही सड़क पर चलने लगे थे। स्ट्रीट लाइट्स चल रहे थे, ढेर सारे शॉप्स छोटी छोटी खुली हुई थी। कुछ लोग साइकिलिंग कर रहे थे जो विंग और वांगजी के बगल से ही गुजर जा रहे थे। आसमान में तारे नजर आ रहे थे। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी जिसकी वजह से विंग और वांगजी ने दोनों ने अपने गले में मफलर बांधा हुआ था। तभी वांगजी ने कहा, विंग घर चलना चाहिए, बहुत रात हो गई है। ये कहकर वांगजी गाड़ी के सामने रुका और उसने उस गाड़ी की डोर को खोल दिया। विंग ने कहा, तुमने पहले से गाड़ी मंगा ली थी? वांगजी ने कहा, हाँ। मेरा ओमेगा मेरे साथ हो तो मुझे उसकी केयर तो करनी पड़ेगी ना। ये सुनकर विंग हंसते हुए गाड़ी में बैठ गया था और फिर वांगजी ड्राइव कर रहा था। वांगजी ने ड्राइव करते हुए ही सामने की तरफ देखते हुए पूछा, विंग एक सवाल पूछूं? विंग ने कहा, वांगजी ने कहा, क्या तुम उससे डरते हो? ये सुनकर विंग ने शॉकिंगली वांगजी को देखा। वांगजी ने कार रोक दी। सड़क के किनारे आसपास कोई भी नहीं था, पूरी सड़क खाली थी और स्ट्रीट लाइट्स चल रही थी। विंग ने कहा, क्या कहा तुमने? वांगजी ने कहा, क्या तुम उससे डरते हो? ये सवाल पूछते से ही वांगजी की हार्ट बीट बहुत तेज बढ़ गई थी कि विंग का जवाब क्या होगा, और ये सवाल सुनते से ही विंग की हार्ट बीट बहुत तेज बढ़ गई थी और उसके माथे पे शिकन देखी जा सकती थी। क्या विंग इस सवाल का जवाब देने के लिए तैयार था? शायद नहीं। ये एक अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन था। विंग ने सोचा भी नहीं था कि वांगजी इस तरह का सवाल उससे पूछेगा। इसीलिए विंग की आवाज़ लड़खड़ा रहे थे और शायद वो कुछ कहना नहीं चाहता था, किसी सवाल का जवाब नहीं देना चाहता था, इसीलिए वो बातों को टालने की कोशिश कर रहा था। विंग ने कहा, नहीं विंग, प्लीज़ क्लियर आंसर देना। क्या तुम उस इंसान से डरते हो? विंग ने कहा, पता नहीं, आई डोंट नो, ये क्या फीलिंग है बट। वांगजी ने कहा, बट विंग प्लीज़ बेबी, मुझे साफ साफ बताओ, मुझे जानना है, मुझे सुनना है उसके बारे में। विंग ने कहा, पर क्यों लांजान, वो इतना ज़रूरी नहीं है, ही जस्ट अ स्ट्रेंजर। ये सुनकर वांगजी ने विंग के चेहरे पर हाथ रखा और उसके चेहरे को खुद के चेहरे के करीब लाते हुए उसको देखते हुए कहा, विंग, तुमसे जुड़ी हुई हर चीज़ मेरे लिए ज़रूरी है, मुझे जानना है बेबी, प्लीज़। क्या तुम मुझे बता नहीं सकते? यू नो ना, आई लव यू सो मच। मुझे जानना है प्लीज़। मैं तुम्हें कभी भी जज नहीं करूँगा, तुम जानते हो ना। आई नो लंजा, पर प्लीज़ विंग टेल मी। वो मुझे फॉलो करता था तुमसे मिलने से पहले, वो हर जगह रहता था, मुझे ऐसा लगता था। वो हर वक्त, उसकी नज़रें, वो गोल्डन आइज मुझे हर वक्त देखती रहती थी। मुझे ऐसा लगता था चाहे मैं सो रहा हूँ, कॉलेज जा रहा हूँ, किसी से बात कर रहा हूँ, चाहे मैं क्लास में हूँ, वो हर वक्त मुझे ऐसा लगता था मेरे साथ साथ है। पता है लंजा,
वो जब मुझे देखता था ना, मुझे ऐसा लगता था जैसे, वांग जी ने कहा, जैसे आई कांट एक्सप्लेन दैट, बट मुझे ऐसा लगता था जैसे वो ना मेरे सोल में झांक रहा है। उसकी वो गोल्डन आइज वो मुझे हमेशा दिखती रहती थी। मुझे ऐसा लगता था वो मेरे अंदर देख रहा है, और इस बात से मुझे बहुत अजीब लगता था। जैसे वांग जी ने कहा, जैसे वो तुम्हारी रूह में झांक रहा है। हाँ, मुझे ऐसा ही लगता था। और ये फीलिंग मुझे समझ में नहीं आती, ये फीलिंग क्या है? ये नफरत है या कुछ और, मुझे नहीं पता, पर ये बहुत अजीब फीलिंग है, और ये मुझे पसंद नहीं, मुझे नहीं पसंद। उसकी वो नजरें जिस तरह मुझे देखती हैं, मैं बता नहीं सकता लंजा कि किस तरह मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूँ, कैसे मेरे अंदर, तुम समझ रहे हो ना लंजा, तुम समझ रहे हो ना? हाँ बीइंग, मैं समझ रहा हूँ। हाँ, वो मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरे अंदर, मेरे सोल के अंदर झांक रहा है। और ये वांग जी ने कहा, क्या तुम उससे डरते हो? विंग ने कहा, लंजा, विंग प्लीज मेरे सवाल का जवाब दो। लंजा, क्यों आखिर तुम्हें ये इसका जवाब क्यों चाहिए? मैंने कहा ना, मैं नहीं समझा सकता तुम्हें, क्योंकि मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूँ। मैं नहीं समझा सकता। प्लीज मुझसे इन सवालों का जवाब मत पूछो, मैं नहीं समझा सकता। ये सवाल इतना भी जरूरी नहीं है लंजा। वो बस एक स्ट्रेंजर था। ही इज अ स्ट्रेंजर लंजा, वो इतना भी जरूरी नहीं है। वांग जी विंग को देख सकता था, उसे परेशान होते हुए, उसे स्ट्रगल करते हुए कि वो इस सवाल का जवाब कैसे दे। विंग को समझ में नहीं आ रहा था कि वो इस सवाल का जवाब आखिर दे कैसे। और वांग जी देख सकता था, विंग की आंखों में वो हल्की सी आंसू की परत को देख सकता था, और उसके माथों पे वो शिकन और उसके चेहरे पे वो पसीना देखा जा सकता था। उस स्ट्रेंजर को याद करते ही विंग ने कहा, वो पर्सन इतना जरूरी नहीं है, और इस सवाल का जवाब इतना जरूरी नहीं है, पर ये जरूरी है, वांग जी के लिए जरूरी है, बहुत जरूरी है, क्योंकि इस सवाल के जवाब पर वांग जी की पूरी दुनिया ही टिकी हुई है। क्योंकि अगर विंग उससे डरता है, तो विंग को जब वो सच बताएगा, तो विंग क्या उसे एक्सेप्ट कर पाएगा? इसीलिए वांग जी बार बार विंग से एक ही सवाल पूछ रहा है, क्योंकि उसे उस सवाल का जवाब चाहिए, और विंग उस सवाल का जवाब वांग जी को दे नहीं पा रहा। इसीलिए शायद वांग जी ने एक बार और विंग से ये सवाल किया, क्या तुम उससे डरते हो? मुझे नहीं पता, मैं उससे डरता हूँ कि नफरत करता हूँ, बट ये फीलिंग जिस तरह वो मुझे देखता है, ये अजीब है। एंड प्लीज अब मैं लंजा इसके आगे कुछ नहीं कह सकता। ये कहते से ही विंग के आंखों में जो आंसू भरे हुए थे वो छलक गए। वांग जी ने ये देखा, और उसने घबराते हुए विंग के चेहरे को अपने दोनों हाथों में लिया और उससे कहा, विंग कोई बात नहीं बेबी। ये कहकर वांग जी ने विंग को हक कर लिया था, और वांग जी विंग के पीठ को सहलाने लगा था। वांग जी ने कहा, कोई बात नहीं, तुम इस सवाल का जवाब दे नहीं पा रहे तो कोई बात नहीं, तुमने सही कहा, ये सवाल इतना जरूरी नहीं है, ही जस्ट अ स्ट्रेंजर। ये कहकर वांग जी ने फिर विंग को खुद से दूर किया और उसके फेस को देखा। विंग ने कहा, लंजा प्लीज मुझसे दूर मत जाना, तुम जानते हो कोई मैटर नहीं करता, वो तुम मेरे फर्स्ट। मैं जानता हूँ विंग, तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे हो, मैं तुम पे शक नहीं कर रहा था, मैं बस जानना चाहता था, बस उस इंसान के बारे में कि तुम्हारी सोच क्या है। कोई बात नहीं, तुम नहीं बताना चाहते तो, या फिर तुम नहीं बता सकते तो कोई बात नहीं, आई ट्रस्ट यू। ये कहकर वांग जी ने विंग को एक किस किया, और विंग ने अपनी आंखें बंद कर ली। वांग जी विंग को किस कर रहा था, और फिर उसने विंग के माथे से खुद के माथे को जोड़ लिया और कहा, आई लव यू विंग। विंग ने कहा, आई लव यू टू लंजा, थैंक यू मुझे समझने के लिए। वांग जी ने कहा, अब हमें चलना होगा, बहुत देर हो गई है ना मेरे इस स्टूपिड से क्वेश्चन की वजह से, और मैंने तुम्हारा मूड भी खराब कर दिया। लंजा ऐसा नहीं है। ये कहकर विंग ने वांग जी को एक हिट किया, और वांग जी ने हंसते हुए कार को स्टार्ट कर दिया, और फिर उसने सामने की तरफ देखा और उसका दोबारा फेस स्टिफ हो गया था। उसे उसका जवाब नहीं मिला। क्या विंग
वांग जी से डरता है, या कह लो विंग उसके रियल फेस से डरता है। ये कहकर वांग जी ने उस कार की स्पीड को और तेज कर दिया था और विंग खिड़की से बाहर देखने लगा था और उस हवा को महसूस करने लगा था जो उसे छूकर गुजर जा रही थी। तभी विंग ने एक शॉप पे देखा और उसने कहा, लंचा स्टॉप। वांग जी ने कार स्टॉप कर दिया और कहा, विंग इतने झटके से मत बोला करो, मैं डर गया था। क्या हुआ? विंग ने कहा, रोजेस। वांग जी ने कहा, रोजेस? क्या मतलब? विंग ने कहा, गाड़ी से बाहर निकलो तब बताता हूँ। ये कहकर विंग कार से बाहर निकल गया और वो दौड़कर उस फ्लावर शॉप पे गया। उसने कहा, क्या ये रोजेस फ्रेश है? उस शॉप के ओनर ने कहा, हाँ ये बिल्कुल फ्रेश है, आज ही हम लेकर आए हैं, और वैसे भी मैं दुकान बंद करने वाला हूँ, तो क्या आप लोग को चाहिए तो जल्दी कर सकते हैं आप? मेरी बेटी घर पे इंतज़ार कर रही होगी। विंग ने कहा, ओके। आपकी बेटी लगता है बहुत छोटी है। उस शॉप के ओनर ने कहा, हाँ वो बहुत छोटी है। विंग ने कहा, उसका नाम क्या है? उस शॉप के ओनर ने कहा, उसका नाम? वांग जी ने कहा, लूसी। ये सुनते ही विंग और उस शॉप के ओनर ने दोनों ने ही वांग जी को देखा। विंग ने कहा, लंजा तुम्हें कैसे पता? वांग जी ने कहा, शिट, अब वो अभी इन्होंने ही तो कहा कि उनकी बेटी का नाम लूसी है। विंग ने कहा, क्या आपने कहा था? उस शॉप के ओनर ने कहा, हाँ मैंने कहा था। विंग ने कहा, अच्छा मैंने क्यों नहीं सुना था? वांग जी ने उस शॉप के ओनर को कंपेल कर दिया था क्योंकि वो इसमें फंसना नहीं चाहता था। वांग जी ने उस शॉप के ओनर के दिमाग को पढ़ लिया था, इसी वजह से उसे उस शॉप ओनर की बेटी का नाम पता चल गया था और उसे देख भी लिया था। ये वही लूसी है जिसे वांग जी ने बचाया था। वो छोटी सी 5 साल की बच्ची जिसे उसके क्लासमेट बुली कर रहे थे और वो उस स्कूल बस के पीछे भाग रही थी। वांग जी ने विंग का मूड डाइवर्ट करते हुए कहा, वाह विंग, ये तो बहुत फ्रेश रोजेस लगते हैं, रेड रोजेस। विंग ने कहा, हाँ मॉम को फ्रेश रेड रोजेस बहुत पसंद है। वांग जी ने कहा, तो ठीक है, इतना छोटा बुके क्यों ले रहे हो, हम बड़ा सा बुके लेते हैं। विंग ने कहा, नो लंजा, इतना छोटा बुके सही है। वांग जी ने कहा, इतने छोटे बुके से क्या काम चलेगा, मॉम के लिए हम बड़ा सा बुके लेते हैं ना। विंग ने कहा, लंजा। वांग जी ने कहा, ठीक है, अच्छा मीडियम साइज लेते हैं। विंग ने कहा, ओके। ये कहकर विंग और वांग जी दोबारा कार में आ गए थे। विंग के हाथों में वो रोजेस थे और वो बहुत खुश था। कुछ देर के बाद वांग जी और विंग चांग मैंशन पहुंच चुके थे। वांग जी ने कहा, विंग मैं कार पार्क करके आता हूँ, तुम अंदर जाओ। विंग ने कहा, ओके। ये कहकर विंग कार से बाहर निकल गया था और वांग जी कार पार्क करने चला गया था। विंग बड़ी सी स्माइल करते हुए चांग मैंशन के अंदर जा रहा था, पर वो जैसे ही जियांग मैंशन के दरवाजे पर ही पहुंचा था कि उसने कुछ सुना और फिर उसने एक गिलास की टूटने की आवाज़ सुनी और फिर उसने सामने देखा तो यालनी के हाथों से वो गिलास छूटकर ज़मीन पर गिर गया था और यालनी शॉक थी। और फिर उसने दूसरी तरफ देखा जहाँ मैडम यू की आंखों में ढेर सारे आंसू थे और जियांग फैमियांग बहुत ज़्यादा गुस्से में थे और कुछ पुलिस ऑफिसर उस लिविंग हॉल में थे जिन्हें विंग नहीं पहचानता है। और जंगशा बहुत शॉक्ड लग रहा था, पर जंगशा ने आते हुए कहा, वो मेरा भाई है, तुम्हारी ये हिम्मत भी कैसे हुई कहने की, गेट लॉस्ट। विंग ने जो सुना वो सुनते ही विंग से कांप सके अंदर से, उससे विश्वास नहीं हो रहा था और उसके हाथ शेक करने लगे थे और उसके हाथों से वो फ्लावर बुके जमीन पर गिर गया और विंग की आंखों में ढेर सारे आंसू आ गए। आज के लिए बस इतना ही, बिकॉज आई एम नॉट फीलिंग वेल। सो आज के लिए बस इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में द डिस्ट्रॉयर लाइफ ऑफ डार्कनेस के एक और पार्ट के साथ। और अगर आज का चैप्टर आप सभी को पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड कमेंट करके बताइएगा कि आज का चैप्टर आप सभी को कैसे लगा। बाय बाय।